बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, बेलाग तजिए के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद है कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब। कमर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमर साहब, मुल्क में तो इस वक्त हाहाकारी मची हुई है और इस वक्त जो है चीखें, जैसे कहते थे ना कि आसमान तक जब पहुँचेंगी तो तभी पता चलेगा, तो अब तो गुरबा की चीखें जो है वो आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। और इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में आटा जो है वो इस हुकूमत को मुझे लग रहा है कि लेके डूब जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जो महंगाई है, जिस तरह की ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे मुल्क में अरूज पे पहुँच चुकी है, तो कौन ये कर रहा है? कौन सा माफिया है जो इस वक्त पूरी हुकूमत के पीछे पड़ा हुआ है? आए रोज़ नई से नई चीज़ें जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जा रही हैं और मुल्क में हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे देख रही है इस हुकूमत को, जिस तरह के अवाम मेरे ख्याल में बाकायदा गालियाँ देने पर आ गई है? तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल सरदार साहब, आपने जी बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त हाहाकार मची हुई है, हर शख्स परेशान है पूरे मुल्क में। ये नहीं कि एक दो शहरों में या एक आध सूबे में ये परेशानी है। ये आटा, चीनी, महंगाई, ये सारा जो इस हवाले से जो बहरान पैदा किया गया है, ये सेम टाइम में पूरे मुल्क में जो है ये बहरान देखने में आ रहा है। और जिस तरह साबका हुकूमतों को देखा जाए, अगर आसफ जरदारी का दौरे हुकूमत था या नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत गुज़श्ता था, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये आटा बहरान और ये चीनी बहरान या महंगाई का बहरान जो है, जो मुझे लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत को ले डूबेगा। इस वक्त हर तरफ जो है लोगों की चीखों पुकार है। इस हवाले से एहतजाज भी लोग कर रहे हैं, सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। देखना ये चाहिए कि आटा बहरान की जिम्मेदारी, जैसा आप कह रहे हैं कि जी स्टॉक किया हुआ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पहले हमें ये जायज़ा लेना होगा कि गंदम जो है उसकी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी, गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट कहाँ से हुई, फैक्ट्रियों को जो महकमा फूड की तरफ से गंदम का कोटा दिया जाता था, उसकी ग्राइंडिंग अगर चेक की जाए तो मालूम हो जाएगा कि ग्राइंडिंग जो है वो जितना उनको कोटा सप्लाई किया जाता है गंदम का, आटे की ग्राइंडिंग कम हुई है, मार्केट में कम आटा सप्लाई किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हवाले से दे दिया कि तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। और क्या किस तरह की तहकीकाती कमेटी क्या करेगी? देखिए सरदार साहब, मैं समझता हूँ जिस तरह पहले जो तहकीकाती कमेटियां बनी हैं, इसका भी वही असर होगा। ठीक है जी, नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। ठीक है जी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बहरान है। बिल्कुल तो वो जो कमेटियां बनेंगी, कमेटियों के अखराजात जो हैं वो भी कौमी खजाने से अदा होंगे। कौमी खजाना जो बढ़ता है वो हमारे और आपके आवाम के टैक्सों से बढ़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स की जमा की गई रकम जो है, ये मैं समझता हूँ ये ज़ाया करने के मुताबिक होगा कि कमेटियों को कमेटी बनाई जा रही है। सबसे पहले तो ये इस चीज़ को पकड़ना चाहिए कि उन जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं, जिनको कोटा ज़्यादा मिला है गंदम का और उन्होंने मार्केट में आटा कम सप्लाई किया और वो गंदम जो है वो चोर मार्केट, ब्लैक मार्केट में महंगे दामों बाहर मार्केट में फरोख्त कर दिया, उन फैक्ट्रियों को पकड़ा जाए। उनके बासर जो फैक्ट्री मालकान है, फ्लोर मिल मालकान, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा कि उन फ्लोर मिल्स मालकान का जो माफिया है उसके पीछे इनके अपनी ही जमात के जो बासर, जो सरकर्दा, जो माहिदीन हैं, ओहदेदारान हैं। ये बाहर भी बरामद भी की है बहुत सारी मुल्कों में, जैसे कि अफगानिस्तान में खास तौर पे इस गंदम को बरामद भी किया गया है, जबकि अब उसी गंदम को दुगने रेट के साथ बरामद किया जा रहा है। बिल्कुल, अफगानिस्तान को ही आमतौर पर जो है ये गंदम जो एक्सपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट भी की जाती है और स्मगल भी की जाती है। अब इन दोनों मामलात में, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रही है गंदम या स्मगल हो रही है गंदम, उसके पीछे यही होता है कि हर जो हुकूमती अमायदीन होते हैं, कोई बासर जो है वो सरकर्दा जो कोई ना कोई शख्सियत होती है उसका हाथ होता है। जैसे कि अभी चीनी का बहरान है, तो वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब पर कि इसके पीछे जहांगीर तरीन को फायदा देने के लिए चीनी के रेट बढ़ाए गए। इसका रेट भी एकदम बढ़ा दिया गया बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी बताए, वही नोटिस दिए हुए 5 रुपए एकदम बढ़ा दिए। आप वही देखिए ना कि अवाम जो है वो इस वक्त उलझे हुए थे आटा बहरान में, वो आटा कर रहे थे और खामोशी के साथ वो चीनी का जो है एक तलवार जो उनके सर पर गिरा दी गई है कि चीनी महंगी कर दी गई है। गैस जो है वो नायाब है लेकिन उसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। और आइंदा आने वाले 2-3 माह के दौरान ये जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उनमें ये पता चल रहा है कि बिजली की जो टैरिफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले मौसम गर्मा जो है वो हुकूमत के लिए इंतहाई टफ टाइम होगा, क्योंकि बिजली की कीमत बढ़ेगी तो लामहला अवाम हर सतह पर, चाहे वो हुकूमती पार्टी के कारकुन है, चाहे वो किसी और पार्टी के, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो पूरे मुल्क में जो है अवाम सड़कों पर निकलेंगे। और मुझे ये खदशा है कि अपोजिशन से फ़ायदा उठाकर एक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च शुरू कर दें।
अच्छा कमर भट्ट साहब, इस हवाले से थोड़ा देखिएगा कि ये दालें जो हैं ये इनको भी जो है ना बिल्कुल मार्केट से नायाब हो गई हैं। और ये जो खाने पीने की अशिया, बेसिकली तो हुकूमत का फ़र्ज़ ये होता है ना कि वो आम आदमी को जो है खाने पीने की अशिया जो है अर्जा नरखों पर फराहम करे, इन चीज़ों पर सब्सिडी दे बजाय इसके लल्लो तल्लो पे खर्च करने के। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये दालें भी अब मार्केट से गायब हो रही है, ये जो खाने पीने की अशिया के हवाले से बुहरान आ रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए जी, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि दालें जो है मार्केट से गायब हो रही हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो जो महंगाई की खुद साख्ता महंगाई की एक लहर आई है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है, वो कौन इतनी जुर्रत करता है कि हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहा है? वो वही लोग हैं बासर जो हैं, जो हुकूमत की सफ़ों में शामिल होते हैं। बासर लोग वही हो जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चाहे वो दालों की हो, आटे की हो, गंदम की हो, चाहे वो उसमें घी की हो, चाहे फलों की हो, चाहे सब्जियों को। वो बासर लोग जो होते हैं हुकूमत के हुकूमत वक्त के वही लोग होते हैं। तो सूरत हाल ये इस वक्त मौजूदा बन गई है, जो सूरत इंतहाई अफसोसनाक है कि बड़े जो सुपर स्टोर्स हैं उन्होंने दालें, घी और चीनी वो वहाँ पे फरोख्त करना बंद कर दिया कि इंतज़ामिया जो है बजाय इसके कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़े जो महंगाई का सबब बन रहे हैं, जो उसकी कीमत, जो उसके निर्खों में इजाफे का सबब बन रहे हैं, उनको पकड़ने की बजाय वो स्टोर्स पे छापे मारे जा रहे हैं। भाई स्टोर्स तो मार्केट से जिस रेट से खरीदेंगे उसमें मुनासिब सा मुनाफा रखे तो आगे वो सेल करेंगे। तो ज़िले इंतज़ामिया हो या पंजाब हुकूमत को हो या किसी भी सूबे की हुकूमत हो, अफसोसनाक मुकाम ये है कि बजाय इसके कि असल जिम्मेदारों को पकड़ने के, वो आगे जो चीज़ फरोख्त कर रहे होते हैं, जो जायज़ मुनाफा रखकर वो चीज़ बेच रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। हालांकि पकड़ना उनको चाहिए जो स्टॉक करते हैं, नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके गोदामों पर छापे मारे जाएँ, वहाँ से वो चीज़ निकाल के कंट्रोल रेट पर फरोख्त की जाए और उनको इबरतनाक सजाएँ दी जाए, मिसाल बनाया जाए उनको कि आइंदा किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जरूरत ना हो सके। अच्छा भट्ट साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि एक तरफ तो आवाम इतना परेशान है, दूसरे नंबर पर महंगाई इस तरह सर उठाए खड़ी है, चीज़ें नायाब होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है हुकूमत अपनी जो है रिट है या हुकूमत अपनी जो एक साख है या अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए तमाम पार्टियों के जो इत्तेहादी अरकान हैं उनको बाकायदा तरक्याती फंड्स जो है वो देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो कहाँ पे किस तरह ये मुल्क चलेगा कि जब मुल्क की जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आवाम मर रही है, तो ये तरक्की याफ्ता फंड्स जो है ये जारी कर रहे हैं सिर्फ अपनी हुकूमत को पक्का करने के लिए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी सरदार साहब, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें तारीख़ के सफ़हात में कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अयूब खान जब सदर था तो उसके दौर में ये सबको पता था कि अयूब खान का तरीक़ाकार क्या था मुखालफिन को कुचलने के लिए, या जो सियासी हवाले से एंटी चलते थे या किसी को मुतालबात दोहराते थे या उसको खदशा होता था कि ये फ़लाँ इलाके से कोई मुहिमबाजी शुरू होने वाली है, कोई एहतजाज शुरू होने वाला है, तो वो मुतलका सियासतदान को अयूब खान की तरफ से ऑफ़र कराई जाती थी, या तो वजारत की पेशकश होती थी, तो या फिर जो ऐसे जैसा कि आपने बात किया तरक्याती फंड। ये दो ऑप्शन है, दो लालच हैं, या वजारत या तरक्याती फंड, और इसमें जो सियासतदान कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक जाल में फंस जाते हैं। तो अब तीसरा ऑप्शन अयूब खान के पास ये होता था कि अगर दोनों ऑप्शन पर कोई अमल नहीं करता था, वजारत नहीं लेता था या फंड नहीं लेता था तरक्याती, तो फिर उसका वो पता साफ कर दिया जाता था। अगर इसके बाद अभी नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत देखें तो ये बातें सबके सामने हैं, सब जानते हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ ने अपने दामाद कैप्टन सफदर को 20 अरब रुपए जो फ्राहम किए हुए थे, वो कैप्टन सफदर की सवाबदीद पर थे कि भाई ये 20 अरब रुपए तुम्हारे पास हैं, अरकान असम्बली को और वज़रा जो हैं उनको तुमने काबू करके रखना है, वज़रा बेकाबू ना हो, एहतजाज ना करें, कोई फारवर्ड ग्रुप ना बने, प्रेशर ग्रुप ना बने, हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो हमारी तरफ रहें। तो जब भी ये 20 अरब रुपए में से तुमने जो है ना कि खरीदो फरोख्त करनी है, ये बातें अज़र में शम्स हैं। तो ये हर दौर में होता है। अगर इस दौर में भी ऐसा हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि तरक्याती फंड्स के जरिए नवाजने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पे है इस मुल्क के हालात कहाँ पे? देखें यही चीज़ होती है ना कि जब आप अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के नाम पर नवाजेंगे, अरबों खरबों पे देंगे, तो फिर उनको महंगाई की क्या पड़ी है? अभी रिसेंटली यही देख रहे हैं ना, आटे का बहरान है या चीनी का बहरान है या बिजली की कीमत बढ़ रही है या गैस की कीमत बढ़ रही है, और उसके ऊपर जो बिजली के बिलों में टीवी की फीस का जो है 100 रुपये यकमुश्त जो है वो कर दिया गया है। ये कहाँ पे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसका असर जो है वो आम आदमी पर पड़ना है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो 17,000, 18,000, 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। बट साहब ये 20 अरब के रुपए के करीब बनती है जो महाना रकम जो इकट्ठी होगी, तो ये 20 अरब
तरफ क्या आवाम ने, क्या पाकिस्तान के शहरियों ने इसको पीटीवी को चलाना है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि चीज़ ये है कि ये जितने भी बहरान है या मसाइल का सामना है ये आम आदमी को है। ये जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, अरकान असम्बली हैं, वो अरबपति खरबपति करोड़पति हैं, या वज़रा हैं, या हुकूमती उमायदीन है, वो गवर्नर है या वज़ीर आला है, तो ये इन बहरानों का इनको कोई असर नहीं। ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जो है इन बहरानों के खिलाफ जो है आर्जी तौर पर बात करते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। अब देखें ना, अभी रिसेंटली जो वतन अजीज़ के जो सदर हैं, सदर मुमलकत हैं, उनको नहीं पता कि आटा महंगा है। देखिए बहुत अफसोसनाक बात है ये कि एक मुल्क का सदर है और वो अच्छा ये भी कह रहे हैं कि जी अगर मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता होना चाहिए था। तो कौन बताएगा भाई? ये खुद अपनी नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह फैसल वावडा से वो बूट रखने पर जो मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, इसी तरह मैं समझता हूँ कि सदर मुमलकत को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो इस चीज़ से लाइल्म है। हम मिसालें तो दीन इस्लाम से बहुत देते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि अगर दरिया फ़रात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा सो गया तो उमर की जो है पकड़ होगी। लेकिन तो यहाँ पे ये ऐसा कैसे नहीं है। ये रियासत मदीना बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं, खुद अमल नहीं कर रहे। सदर मुमलकत को ये इल्म नहीं कि मुल्क में आटे का बहरान है, अवाम मर रहे हैं, भूखे चीख रहे हैं, और सदर साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि आटे का बहरान है। ये तो अफसोसनाक मुकाम है। ये देखें, जिस तरह के रियासत मदीना के इमरान खान साहब बार बार अपनी हर तकरीर में कहते हैं, लेकिन रियासत मदीना में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है कि अवाम इस तरह पिस रही हो, मर रही हो गुरबत और अफलास की चक्की में। लेकिन अवाम जो हुक्मरान है वो अपने अल्लाह में तरक्की याफ्ता फंड्स के नाम पर जो है अपनी बंदर बांट का सिलसिला शुरू कर दे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनर एटेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन डिस्कस करेंगे अपने सूबे पंजाब को, जहां पर इस वक्त जो है -1 जो है वो बड़ी शद्दोमद के साथ पुकारा जा रहा है। और कौन माइनस हो रहा है ये मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कमर भट्ट साहब, यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कोई चोरी परवेज़ अली का नाम ले रहा है, कोई चोरी निसार अली खान का ले रहा है, लेकिन क्या है कि फोकस सिर्फ एक ही शख्सियत पे है कि इमरान खान के वसीम अकरम को किस तरह हटाया जाए। तो क्या कहेंगे? वसीम अकरम साहब जो है वो अपनी मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। जो नाराज़ अरकान असम्बली थे PTI के, उनके साथ उनकी आज मुलाकात भी हुई है। तो क्या समझते हैं आपके उस वसीम अकरम साहब बच जाएंगे या वसीम अकरम साहब की कुर्बानी जो है वो तय हो चुकी है? जी, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ मैं कि पंजाब को अमली तौर पर इस वक्त जो है वो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के ज़रिए चलाया जा रहा है सूबे को। तो जिस तरह के तरीके से चलाया जा रहा है वो आप सबके सामने है। पंजाब के किसी भी शहर को ले लें, जराइम जो हैं अपनी इंतहा को पहुँच चुके हैं, और इंतहाई किस्म के वो जराइम हैं जिन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा। सिर्फ जो है पुलिस अफसरान के, ज़िले इंतज़ामी अफसरान के तबादले करके तो वो तजर्बे किए जा रहे हैं, और अभी तक वो तबादलों का सिलसिला जारी है। कभी असिस्टेंट कमिश्नर्स की खेप को जो है इधर से पकड़ के उधर भेज दिया जाता है, कभी SHOs को चेंज किया जा रहा है, कभी CPO DPOs को चेंज किया जा रहा है, कभी किसी शहर के RPO को चेंज किया जा रहा है। तो वज़ीर आला अमली तौर पर जो है वो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ, शो पीस के तौर पर रखे हुए हैं सामने वो, कि जिस तरह एक गवर्नर की सीट होती है जो एक वफाक की अलामत होता है सूबे में, वफाक का नुमाइंदा होता है, ये भी मेरे ख्याल में वफाक की अलामत ही बन के रहेगी। तो वज़ीर आला पंजाब जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ PTI की एक अलामत के तौर पर है कि पंजाब में PTI की हुकूमत है, वरना अमली तौर पर जो है हुकूमत वो चीफ सेक्रेटरी के जरिए चलाई जा रही है। और जैसा कि आपने ये फरमाया कि चौधरी परवेज़ इलाही, कभी चौधरी निसार, कभी किसी की आवाज़, तो भी रिसेंटली देखें आपके फवाद चौधरी हम मौजूदा हुकूमत के ही वो मरकज़ी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और ख़ुद उन्हीं की तरफ से पहले भी उन्होंने उनको कहलवाया गया है, उनसे पहले भी उन्होंने ही जो है, चूँकि वो खुद भी पहले दौर में जो है वो वज़ीर वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, तो कुछ वो भी अंदर से होता है एक सिलसिला कि जी मुझे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब चीज़ ये है कि दूसरी बार फवाद चौधरी जो है वो पंजाब के जो PTI के जो हैं इमरान खान वज़ीर आज़म, उनके जो वसीम अकरम, उनके वसीम अकरम प्लस जो है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म जो मौजूदा हुकूमत के जो कायद हैं वो फरमा रहे हैं कि
मेरा ये वसीम अकरम है, इसको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के वजीर लेकिन समझते नहीं कि ये फवाद चौधरी से कहलवाया जा रहा है। देखो जी, पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं जो इनके जरिए बयान दिलवा रहे हैं। देखिए जी, आपको याद होगा 6-7 माह पहले ये मीडिया में बड़ी शद्दोमत के साथ ये बातें मंजर आम पर आई थी, वो झगड़े का सबब भी बनी थी। एक ब्रेकिंग दी गई थी कि फवाद चौधरी जो है वो पीपल्स पार्टी के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अभी देखें ना, ये चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो है दाल में काला, कि फवाद चौधरी क्यों एक तसलसल के साथ अपनी ही जो है फौज पर, अपनी ही जो उनकी एक वज़रा हैं उन पे बार बार हमले कर रहे हैं। कभी वो फयाज चौहान पर जुमले कस रहे हैं, कभी वज़ीर आला पंजाब पर के हवाले से बात कर रहे हैं, कभी डॉक्टर फरदौस अशक अवान के हवाले से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी वज़ीर पर वार कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बड़े गैर मुहतात अंदाज से वजारत चला रहे हैं कि पहले जो है वो उन्होंने एक सहाफ़ी पर उन्होंने थप्पड़बारी की, उसके बाद मुबशर लुकमान पर जो है वो हमला कर दिया, और अब तीसरी बारी पता नहीं किसकी नज़र आ रही है कि किसकी बारी आएगी। तो बड़े गैर मुहतात अंदाज से फवाद चौधरी चल रहे हैं इस वक्त। तो उनकी बातों से नज़र आ रहा है कि कोई PTI के अंदर ही जो है वो ऐसा एक जो है वो एक आतिशफ़शां बन रहा है जिसका लावा फटेगा तो लोग हैरान हो जाएंगे। और आपकी जैसे आपने सवाल किया कि क्या -1 के हवाले से कि वसीम अकरम जो है पंजाब में जो है वज़ीर आला पंजाब जो है को माइनस हो जाएंगे, तो मुझे लग यही रहा है कि इमरान खान को उनकी पार्टी के अंदर से ही लोग इस हद तक मजबूर कर देंगे कि इमरान खान जो है वो अपने वसीम अकरम को टीम से निकाल बाहर करने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, कमर व्हाट्सएप लाहौर बड़ा देर से जो है ना एक बड़ा सेफ सिटी जो है ना इसके हवाले से बड़ा प्रोजेक्ट ज़बरदस्त हुआ था, और इसमें बाकायदा कैमरों की इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वहाँ पे तो एक जिसे कहते हैं कि सेफ सिटी के ख्वाब बन के रह गया है, और आप हकीकत में अगर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। तो लाहौर के हवाले से क्या कहेंगे? लाहौर जो एक वक्त में जो पेरिस बनने जा रहा था उसका जो है ना अब जिसे कहते हैं आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो गया। अब सेफ सिटी जो उसका प्रोजेक्ट था वो भी मुकम्मल तौर पर मनसूबा फेल होने के करीब है। तो क्या कहेंगे कि लाहौर के हवाले से इनकी तवज्जो कहाँ पर है? जी, जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त तवज्जो जितनी भी है ना इनकी, वो चाहे वज़ीर आला हों चाहे उनके वज़रा हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तवज्जो इस बात पर है कि PTI के पास वज़ारत उज़्मा रहनी चाहिए, जो रहती नज़र नहीं आ रही। चौधरी बरादरान वो बहुत इस हवाले से जो मोहतात अंदाज से वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वफाक वो मजबूर होकर वज़ीर आला चेंज कर दे। तो इस वक्त अंदरून खाना जितनी भी तवज्जो है मौजूदा पंजाब हुकूमत की, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी तरीके से, वो चाहे इंतज़ामिया के ज़रिए से हो, पुलिस के ज़रिए से हो, या तरक्याती फंड्स के नाम पर हो, वो पंजाब की वज़ारत आला बचाने के चक्कर में है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आपने बात की है, तो लाहौर में मजमूई तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे लाहौर में 8000 कैमरे CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनको डायरेक्ट मॉनिटर किया जा रहा था पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इस हवाले से जब आप देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि 8000 कैमरों में से 3100 कैमरे ख़राब हो चुके हैं, और उनको उनकी बहाली या उनकी दुरुस्तगी करवाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किया जा रहा, कोई संजीदगी से अमल नहीं किया जा रहा, और चंद रोज़ के अंदर 30 कैमरे जो है वो ख़राब हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये रवा माली साल के जो 6 माह हैं इसके दौरान लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी है उसको फंड्स ही नहीं मिले। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि जो आवाम की भलाई के काम हैं, जिनके ज़रिए ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही जो ये दहशत गर्दी और दीगर जो बड़े जराइम थे उन पर काबू पाने की कामयाब कोशिश की गई थी, लेकिन अब मुझे खदशा ये है कि जब 8000 में से ये 3000 से ज़ायद कैमरे ख़राब हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद कैमरे ख़राब हो रहे हैं, तो दोबारा कहीं पंजाब में या लाहौर में दहशत गर्दी का आंसर है वो उजागर न हो जाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। तो इस हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब को खुद नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी खुद नोटिस लेना चाहिए कि बेसिकली बुनियादी तौर पर वो भी लाहौरी हैं, क्या एक ज़िंदगी का बड़ा अरसा उन्होंने लाहौर में ज़मान पार्क में गुजारा है। तो उनको चाहिए कि ये लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो CCTV कैमरा नस्ब किए गए थे, 3000 से ज़्यादा कैमरे ख़राब हैं, तो वो फौरी तौर पर इस हवाले से फंड्स का इजरा के हवाले से बात करें, आर्डर करें, ताकि वहाँ पर लाहौर में शहरियों को दहशतगर्दी दोबारा ना हो सके। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि पंजाब के हवाले से जो है ना -1 का फार्मूला, और दूसरे नंबर पे जो है सेफ सिटी और ये आलूदा तरीन शहर के हवाले से लाहौर जो है आगे क्यों बढ़ रहा है, तो सारी खामियां जो है वो कमर भट्ट साहब बता रहे थे। कहीं मत जाइएगा, डिस्कस करेंगे अपने शहर फैसलाबाद को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टार्ट नहीं होता इनका डे,
मॉर्निंग नेस्कैफे, इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका स्टार्ट करना है तो जागना तो पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बता रहे थे कि फैसलाबाद को डिस्कस करेंगे। फैसलाबाद में इस वक्त ताजरान जो है ना जी, वो बट साहब बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अलार्मिंग पोजीशन पे आ गए। और जो फैसलाबाद का ताजर जब उठता है, आपको पता है, तो मुल्क में जो है ना एहतजाज की एक लहर बनती है और एहतजाज का सिलसिला फिर दायरा जो है ना उसका वसी होता जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, टेक्सटाइल सिटी है, टेक्सटाइल हब है। और इसके जो अंजुमन ताजरान है वो बाकायदा इस हफ्ते में उन्होंने लास्ट में मुलाकातें भी की, वज़ीर-ए-आज़म से भी, सदर पाकिस्तान से भी। लेकिन क्या है कि नतीजा जो है वो आपके सामने है। अंजुमन ताजरान जो है फैसलाबाद के, वो इंतहाई ज़्यादा बेयकीनी और बेचैनी के आलम में है। तो क्या समझते हैं आपके, क्या जो ताजरान हैं फैसलाबाद के, क्या वो इस सारी सूरत हाल पर खामोश रहेंगे या कुछ एहतजाज के हवाले से कोई अहम इख्तियार करेंगे? देखिए सरदार साहब, चीज़ ये है कि जब पहले नंबर पर अगर आप बाज़ार से अगर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो अगर हम जाते हैं दुकान पे या स्टोर पे जाते हैं, उसकी रकम अदा करके हम सामान लाके वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी हम लोगों ने उस पर यह गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि हम बिलफर्ज एक साबुन की टिक्कियाँ भी ख़रीदते हैं तो उस पर कितनी किस्म के टैक्स अदा कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं कि हर चीज़ पर जो है 10 से 12 टैक्स जो है हम अदा कर रहे हैं। उस चीज़ की असल कीमत अगर 5 रुपये है तो हम उस पर 20 से 30 रुपए तक जो है वो टैक्सेस अदा कर रहे हैं। यानी कि 5 रुपए की चीज़ इस्तेमाल करने के लिए हम 25 या 30 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं हुकूमत को, और उसके बावजूद भी आवाम को रिलीफ ना मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो ऐलान किया था कि इक़्तिदार में आकर आवाम को रिलीफ दूंगा, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है तो वो यही नजर आ रहा है कि उन्होंने रिलीफ की बजाय कौम को हरीम दे दी है। तो रिलीफ तो नहीं मिली, हरीम मिल गई है हमें। वो हरीम ही हर तरफ नाचती नजर आ रही है, हर तरफ उसी की दाग बैठी हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। और यही अफसोसनाक सूरत हाल जो है अगर वो देखा जाए तो ताजर जो कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए की लागत से अपने बिजनेस शुरू किए हुए हैं, वो लाइसेंस फीस दी हुई है, उसके बाद कारोबार के ऊपर रकम लगाई हुई है, वो 10-12 किस्म के टैक्स जो हैं मैक्सिमम एक्साइज टैक्सेशन को अदा कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनको मजीद टैक्स जो है उन पर ऐड किए जाएंगे तो वो कारोबार कहाँ करेंगे? बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है पूरे फैसलाबाद में। ताजरान जो है ना बड़े जिसे कहते हैं कि बड़े ही ज़्यादा इस हवाले से कॉन्शियस हो चुके हैं। और मैं जो लास्ट जो सुन रहा हूँ उस हवाले से कि बाकायदा एक एहतजाज की जो है ना मूवमेंट बनने जा रही है फैसलाबाद में। जी बिल्कुल, ताजर तंजीमें जो है इस हवाले से मीटिंग्स कर रही हैं, मुशावरत अमल जारी है। इस वक्त पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में ताजर जो तंजीमें हैं वो इस पर मुशावरत कर रही हैं, तजावीज़ दी जा रही हैं कि ये अपने एहतजाज का इजहार किस तरीके से करना है कि मौसर हो। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि ताजर परेशान है, सनतकार भी परेशानी का शिकार है। फैसलाबाद में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, खुड़िया वाला जो हब है एक सनती, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। और अभी 2 रोज़ कबल जो है CPO ऑफिस के बाहर और जिला कौंसिल चौक में एक टेक्सटाइल मिल जो बंद होने जा रही है, वो 3 माह से उसने मजदूरों को तनख्वाहें अदा नहीं की। तो सैकड़ों मजदूरों ने वहाँ पर एहतजाज किया, नारेबाजी किया कि 3 जो माह से तनख्वाहें नहीं देंगी। 300 से ज़्यादा मजदूरों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। तो अगर फाका कशी तक नौबत आ गई है तो इससे पहले कि वो लोग खुदकुशियाँ करें, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम जो हैं वो नक्शे अमन आमा से बचने के लिए इन मजदूरों की तनख्वाहें अदा करें। तो आने वाले वक्त में यही लग रहा है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है या लोगों के जो हकूक सलब किए जा रहे हैं, तो लोग जो है वो सरेआम चौकों में आकर खुदकुशियाँ करेंगे, खुदसोजी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा अहम पहलू है फैसलाबाद में जो है ना, किसी भी कीमत में जिसे कहते हैं ना कि जो बड़ा अहम किरदार होता है हादसा से बचाव के लिए, ट्रैफिक के बहाव का, ट्रैफिक में रवानी का। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक उल्ट निज़ाम चल पड़ा है कि ट्रैफिक का निज़ाम हमारे फैसलाबाद में है ही नहीं। आप देखें कि पूरे जितने भी चौक आप ले लें, हर चौक पे आपके इशारे चलते नज़र आएंगे, लेकिन आपको ट्रैफिक जो है ना हल्का नज़र नहीं आएंगे। अभी इशारा बंद नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ट्रैफिक उसी रफ्तार से चल रही होती है और हादसा रोज़ाना की बुनियाद पे। तो कैसे नए CTO के आने से सुना था कि बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बड़े तजुर्बेकार आदमी पहले भी रह के गए हैं, लेकिन सूरत हाल उसके बरकस हो रही है और हालात जो है आपके सामने है कि ट्रैफिक जो मसाइल है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? तो सरदार साहब ये देखें, आपकी बात जो है उसमें सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक पुलिस का वजूद या क़याम किस मकसद के लिए अमल में लाया गया था। वो इसलिए अमल में लाया गया था कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बहाल और बरकरार रखा जा सके। लेकिन वक्त के साथ साथ बतदरीज अब ट्रैफिक पुलिस जो नज़र आ रहा है उसकी ड्यूटी
ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना कम और ट्रैफिक चालान करना वो ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू जमा करना ज़्यादा हो गया। यानी कि ट्रैफिक पुलिस को रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि जिसके ज़रिए आमदनी में इजाफा हो, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, तो ना कि ट्रैफिक कंट्रोल की जाए। जी बिल्कुल। आप किसी भी, जैसे खुद ही आपने कह दिया, किसी भी शहर के चौक में चले जाएं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार या तो अपने केबिन में खड़े मोबाइल फ़ोन में मसरूफ होंगे, मैसेजिंग कर रहे होंगे, फ़ोन सुन रहे होंगे, सेल्फियाँ बना रहे होंगे। उसके अलावा या अगर वो कैबिन से बाहर निकलेंगे तो चौक में गाड़ियां चौक में रोक रोक के, यानी कि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो ख़राब हो रहा है, वो चौक में रोक रोक के चालान कर रहे होंगे। और बाकायदा तौर पर, अब ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाती है सेक्टर इंचार्ज की कि भाई आज के दिन आपने इतनी रकम के इतने चालान जो है वो करने हैं ताकि आपकी सैलरियाँ दी जा सकें। और आप देख लें, खुद आप किसी दिन सर्वे कर लें, खुद चौक में निकले, आपको नजर आएगा कि तमाम ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय जगह जगह खड़े नाके लगाकर चालान कर रहे हैं। और बाद जगह तो वो गाड़ियों के पीछे छुपे खड़े होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला वहां से गुजरता हुआ एकदम से गाड़ी के सामने छुपक करके आते हैं, वो एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो वो आगे गाड़ी रोकते हैं और आगे उनका चालान करके 1000, 2000, 500 की पर्ची छपाते हैं कि चलें जी ये। तो सीटीओ जो नए जो एक किस्म का पहले भी रह चुके हैं सरदार आसिफ, इसका मतलब है वो भी उसी भीड़ चाल का शिकार हैं और इस निज़ाम के उनको ठीक करने के वाले से उनकी कोई स्ट्रेटजी नज़र इस वक्त तक तो कम अज़ कम हमें नहीं आ रही। देखिए सरदार साहब, जब ऊपर से ही सारा निज़ाम ख़राब हो तो फिर नीचे जो इंतज़ामिया होगी, अफसरान होंगे, उनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो निज़ाम को ठीक करेंगे। अब जो मौजूदा सीटीओ की बात कर रहे हैं, पहले भी यहाँ काम कर चुका, बहुत अरसा उन्होंने यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी है, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी तैनाती के फ़ौरन बाद एक अजीब जो है एक हुक्मनामा जारी कर दिया था हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से, और जेल रोड को जो है वो मॉडल करार देकर उस पर, लेकिन वो भी चलान काट के खत्म कर दिया गया। वो भी बस वो पैसे इकट्ठे करने थे, रेवेन्यू इकट्ठा किया, उसके बाद वो हेलमेट का जो है वो हुक्मनामा जो हवा में उड़ा दिया गया उसके बाद। लेकिन वो उनकी तरफ से कोई अभी तक इतने माह हो गए उनको यहाँ पर तैनात हुए, तो ठोस लाया अमल या ठोस पॉलिसी जो है सीटीओ की तरफ से सामने नहीं आई कि ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके या ट्रैफिक की रवानी जो है बहाल हो सके। जी बिल्कुल कमर भट्ट साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि सरदार आसिफ साहब जो हैं उनकी भी तवज्जो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने महकमे के रेवेन्यू की तरफ है, ना कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने की तरफ। नाज़रीन, आज का आपने बेलाग तजिया देखा, जिस तरह के नेशनल इशूज़ को लेके फैसलाबाद के इशूज़ तक को कमर भट्ट साहब ने बड़ी तफसीलन आपके सामने बयान किया। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।